तस्वीर क्या वाकई आप ही के घर की है? हम जैसे लोग जो मतलब एकदम नीचे से उठे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी खुशी को डाइजेस्ट करना मतलब इतना आसान होता नहीं है। मुझे अंदर से रोना आया, मैं मतलब अकेले में रोया भी था। वो मोमेंट्स में ऐसा फील हुआ कि अब मतलब कुछ नहीं होगा आगे। घर वालों का कहीं ना कहीं ये था कि अब एग्ज़ाम आप दे लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएंगी। इन ज़रा से कमरों का किराया 4,000 रुपये प्रति व्यक्ति आता है जी। तो कैसे वहन होता था? सर मेरा बैकग्राउंड ऐसा था ना कि जहाँ पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। घर जाता था तो घर से निकलने का मन नहीं होता था कि लोगों को फेस करना पड़ेगा। आपकी आंखों में मैं आंसू देख पा रहा हूँ। इनको छिपाना नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सिलेंडर नहीं है क्या? सिलेंडर है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना है उसके तहत मिला था, लेकिन जब सब्सिडी मिलती थी तब तक तो ठीक था। अभी इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि कई बार वो अफोर्डेबल नहीं हो पाता। क्या प्रधानमंत्री आवास वाला घर मिला कि नहीं? फनी इंसिडेंट था, उनका कहना था कि आप अपनी दीवारें गिरा दीजिए और सिर्फ ये एक पीछे वाली वो मिट्टी का दीवार बना के उसके ऊपर ये रख लीजिए और तब हम आपको ये पास कर देंगे। मैं इसे कॉमेडी कहूँ या ट्रेजेडी कहूँ, मैं क्या ही इसको कहूँ। माता जी तो खैर शिक्षित हैं नहीं, तो सिर्फ उन्हें ये पता है कि IAS कुछ होता है। इससे नाते जुड़ रहे हैं जो बहुत पहले किनारा हो चुका था। कि आप कंटेंट राइटर की नौकरी करने गए थे, गुरु कहाँ गए थे ये ज़रूर बताइएगा। 17 और 18 की दरमियानी रात है, 12:08 का वक्त हुआ है इस वक्त, और हम चलते हैं 16 तारीख पर। 16 तारीख को 1:30 बजे का वक्त रिजल्ट आया यूपीएससी का, और यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तस्वीर थी एक कच्चे घर की, और उस कच्चे घर के बाहर बंधे मवेशियों की, उस पर तिरपाल तना हुआ था, यानी घर पर। उस तस्वीर को देखकर कई लोगों के मन में आया कि घर क्यों वायरल हो रहा है। ऊपर एक कहानी लिखी हुई थी, कहानी में एक किरदार था, नाम पवन कुमार, उसके साथ जुड़ा हुआ था यूपीएससी रैंक 239, जिसके बाद खूब हल्ला मचा। हम लोगों ने भी ढूंढा, और ढूंढने के बाद पवन भाई हमको मिल गए, जिन्होंने, नाम है पवन कुमार और 239वीं रैंक है यूपीएससी में। अब जब इतना गजब पताका लहरा है तो खबर बननी लाजमी है। अब हम लोग आप इस खबर की गंभीरता को इससे समझ सकते हैं कि आधी रात में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है, और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रजत पांडे, जो इस वक्त कैमरे को हैंडल कर रहा है। तो बिल्कुल चौचक बातचीत होने वाली है पवन भाई से। उनसे समझेंगे उस तस्वीर की कहानी भी, और उस तस्वीर के पीछे जो कई कहानियां छिपी हुई हैं उन्हें भी आप तक लेकर आएंगे। तो अब बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले पवन जी, उसी तस्वीर पर चलते हैं कि वो तस्वीर क्या वाकई आप ही के घर की है? जी सर, वो मेरे ही घर की है। हाँ। और कैसे पता चला कि भाई अब हम वायरल हो गए हैं? हाँ सर, रिजल्ट आया था 1:30 के अराउंड कल। तो उसके बाद में मैंने घर पे मम्मी जी से बात की, मेरी माता जी से मेरी बात हुई, तो माता जी से मैंने कहा कि सिलेक्शन मेरा हो गया है। उसके बाद में मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब वायरल हो जाएगा या कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये था कि गाँव के मेरे जो लोग हैं या आसपास के लोग हैं जो शुभचिंतक हैं, वो गाँव घर में आ सकते हैं। तो वही शाम तक यही सब बधाइयों का दौर चलता रहा, लोग आते रहे, मिलते रहे। माता पिता बहुत खुश थे, बहन, मेरी 3 बहन हैं, वो भी काफ़ी खुश थी। इसके बाद में एक शायद वो किसी, मुझे नहीं जानकारी कि वो रील्स एक बनाई गई थी, वो रील बनाई है या वो इमेज ली है, किसने ली थी वो रील या जो इमेज जो भी रही होगी, पिक्चर जो भी रही होगी, वो मेरे घर की एक रील या एक पिक्चर जो भी है वो बनाई गई। वो बनाने के बाद में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी अपलोड की गई होगी। फिर वो इमेज या वो रील जो भी रही होगी, वो एक IPS शरण सर हैं, उन्होंने, छत्तीसगढ़ के IPS हैं, उनके द्वारा ट्विटर पर पोस्ट की गई। उसके बाद में वो फिर इतनी बार रीट्वीट की गई कि वो एक वायरल स्टोरी बन गई है। रिजल्ट आने के बाद इतना सामान्य तो नहीं रहा गुरु, मतलब क्योंकि जब रिजल्ट आया उसके बाद जब आप वायरल हुए तो दिल में जो है खुशी बहुत, नहीं जैसे झूले से ऊपर वाले झूले से नीचे उतरते हैं तो यहाँ गुदगुदी छूटती है, कुछ वैसा ही एहसास हो रहा हो। क्या हो रहा एहसास था? एक्चुअली था क्या कि मतलब ये रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस थी कि 15 में आ जाएगा। तो 15 में जैसे ही कोई, मैं पूरे दिन मेरा नोटिफिकेशन ऑन था, इंटरनेट ऑन था, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता तो मुझे लगता कि रिजल्ट आ गया, मैं तुरंत फ़ोन में वो जो की पैटर्न है वो डालता था, तुरंत देखता था, पता लगता था कि रिजल्ट नहीं आया है। इस तरह से मेरा पूरा दिन 15 का पूरी बेचैनी में गुजरा।
फिर 16 इस तरह से आई, पता लगा कि 16 में आएगा। तो टाइम एक्चुअली क्लियर हो जाता है कि 1:30 के अराउंड रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट आया मैंने घर पे बताया, वही सब हुआ। उसके बाद में वो मतलब एकदम शून्यता वाला भाव था। जैसे रिजल्ट आया उसके 2-3 घंटे तक मतलब सारे मेरी आंखों के सामने चीज़ें हो रही थी, दोस्त आ रहे थे, बधाई दे रहे थे, नाच गाना हो रहा था, लेकिन अंदर मतलब एक अथाह शून्यता सी थी। मतलब ये फील हो रहा था कि सिलेक्शन हो गया, वो एक्चुअली रियलाइज़ नहीं हो रहा था। क्योंकि हम जैसे लोग जो मतलब एकदम नीचे से उठे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी खुशी को डाइजेस्ट करना मतलब इतना आसान होता नहीं है। तो 2-3 घंटे में जब आसपास घूमे, जब लगा कि मैं ही हूँ, तो 2-3 घंटे बाद थोड़ा डाइजेस्ट हुआ कि ठीक है, ये मेरा ही सिलेक्शन हुआ है। और वो फीलिंग इतनी ज़्यादा ओवरवेलम करने वाली थी कि अभी भी लग रहा कि जैसे एक अच्छा सपना चल रहा जो कि ख़त्म ना हो, ऐसे ही बस चलता रहे। एक वक्त आया होगा जब आप इस कमरे में खुद को अकेले मिले होंगे जी। उस वक्त कैसे खुशी जाहिर की या रोना आया? ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये एकदम एक्चुअल फीलिंग यही होती है। अकेले में जब तक दोस्त थे तब तक ये रियलाइज़ करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, खुद को फील मैं नहीं करा पा रहा था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरे दोस्त मेरे साथ रहे, लगभग रात्रि में 1 बजे तक सारे लोग साथ में थे। 1 बजे के बाद में सारे लोग, जैसे सभी को पढ़ना रहता है, बाकी जो दोस्त जिनको अटेम्प्ट देना है, 2 ही महीने बचे हैं तो उनको पढ़ना भी है, वो सारे लोग अपने अपने रूम में चले गए। मैं रूम में अकेला था। उस टाइम मैंने जैसे ही फील करना स्टार्ट किया तो मुझे अंदर से रोना आया। मैं मतलब अकेले में रोया भी था। फिर ये था कि जैसे रिजल्ट आने से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं पूरी रात जगा हूँ। उस रात मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें जैसे रिवाइंड हो रही थी कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया स्कूलिंग, उसके बाद में नवोदय, इलाहाबाद, यहाँ पे वो मोमेंट्स जिनमें ऐसा फील हुआ कि अब मतलब कुछ नहीं होगा आगे, रुक जाना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। पवन भाई, तसल्ली से बताइए कि किन मौक़ों पर आपको लगा कि अब गिव अप कर देना चाहिए? सर, जैसे मैंने जब 12th की थी तो नेचुरली मेरे ऊपर प्रेशर था। मतलब ये घर वालों का भी कहीं ना कहीं कहना था, और सिचुएशन ऐसी थी कि वो खुद से भी जैसे इनर कॉन्साइंस जो होती है वो जवाब दे देती है कि अब समय ऐसा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जो 12 थी वहाँ तक माता पिता पढ़ाए, उसके बाद में खुद से ये महसूस होने लगा था कि कुछ करना चाहिए। तो 12 के बाद में एक, जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे वनडे एग्ज़ाम का काफ़ी प्रचलन है। प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो मेरे तरफ इतनी ज़्यादा फेमस है नहीं। ये सियाना, बुलंदशहर का जो सियाना वाला पार्ट है, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो मेरे यहाँ नेचुरल चॉइस होती है कि आप 12th करें, अगर आप फिजिकली फिट हैं, हेल्दी हैं, तो आप या तो यूपी पुलिस में जाएंगे या तो आर्मी में जाएंगे। और अगर आप पढ़ने में थोड़े ठीक हैं तो आप वनडे एग्ज़ाम जैसे लेखपाल हुआ या एसएससी हुआ या एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप होता है एयरफोर्स, नेवी में। तो क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, मैं 12th तक ठीक ठाक था, मेरे 89.8% थे 12th में भी पीसीएम से। तो मेरी जो नेचुरल चॉइस थी वो घर वालों के अकॉर्डिंग भी, और जो अगर मैं सोचता तो मेरी भी चॉइस यही होती कि मैं एनडीए दूं या तो एक्स ग्रुप एयरफोर्स में होता वो एग्ज़ाम दूं। तो घर वालों का कहीं ना कहीं ये था कि अब एग्ज़ाम आप दे लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएंगी, उसके बाद में आप जैसा चाहें, जो चाहें आप आगे करते रहिएगा। लेकिन मेरे मन में मतलब स्कूलिंग के टाइम से ही कहीं ना कहीं ये था कि सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान था। इसमें मेरे टीचर जो थे स्कूल टाइम के, संजय सोलंकी सर और मनोज सोलंकी सर, उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। वो हमेशा मेरे से कहते थे कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आप कुछ अच्छा कर जाएंगे, आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। उस टाइम नहीं मतलब समझ में आता था कि सिविल सर्वेंट क्या होता है, बस था कि हाँ ये टीचर, जैसे सारे बच्चों का होता है कि प्रशंसा होती है तो अच्छा लगता है, हमको भी वैसे ही अच्छा लगता था। उस टाइम नहीं पता था कि सिविल सर्वेंट होता क्या है। तो इसके बाद में फिर मेरे मामा, जब मेरे छोटे वाले मामा सोनू सोलंकी, जब उन्होंने ये चीज़ सुनी और उन्होंने देखा मेरे अंदर कि पोटेंशियल है, तो उन्होंने धीरे धीरे मेरी जो पोटेंशियल था उसको ग्रूम करना स्टार्ट किया। तो ये उनका ऑब्सेशन था कि चाहे जो हो जाए तुम तैयारी करो, हम तुम्हारा मतलब साथ देंगे और हम हैं आपके साथ। तो मैं फिर उसके बाद में नवोदय में गया, 9th के बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय। नवोदय ऐसा पहला प्लेटफॉर्म था जहाँ मुझे एक्सपोजर मिला, जैसे मेरे पंखों को वहाँ पे उड़ान मिल गई हो, टीचर्स अच्छे अच्छे मिले, अच्छे अच्छे बच्चे मिले। अब गांव में तो ऐसा था कि आप जैसे कुएं के मेंढक होते हैं, बाकी छोटे छोटे मेंढक हैं, आप उसमें मेंढक हैं, बड़े हैं तो आप सरदार हैं। लेकिन नवोदय में जब मैं गया, अलग अलग रूरल एरिया से या शहरी एरिया से बच्चे आए, तो वहाँ पहली बार फील हुआ कि कंपटीशन क्या होता है। वहाँ लगा कि पढ़ना चाहिए, पढ़ने का अप्रोच बदला। अभी तक था कि एक्सरसाइज के पीछे वाले क्वेश्चन कर लिए जैसे सारे बच्चे करते हैं, वहाँ जाके पहली बार फील हुआ कि एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है। टीचर्स अच्छे अच्छे मिले, उन्होंने गाइड करना स्टार्ट किया।
कुछ टीचर खुद ऐसे थे जिन्होंने कभी तैयारी की थी या जो उस टाइम भी तैयारी कर रहे थे, तो वैसे टीचर्स को देख के थोड़ा मोटिवेशन मिला, गाइडेंस मिली। तो वहाँ से जो था वो सिविल सर्विसेज का जो एक सपना, जो एक बीज स्कूल टाइम पर बोया गया था, वो यहाँ आते आते धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। इसके बाद में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, क्योंकि क्लियर हो गया था कि यूपीएससी ही करना है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने 12th में पीसीएम होने के बावजूद, एक अच्छा विद्यार्थी होने के बाद, पीसीएम में 90% पाने के बाद भी मैंने बीए को चुना अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा क्लियर था कि ह्यूमैनिटी का अहम योगदान है यूपीएससी में, तो क्यों ना मैं बीए ही करूं। बीएससी या बीटेक करके ऐसे घूम के आने से अच्छा है कि मैं स्ट्रेट जाऊं। तो वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन में ये सब किया। फिर यहाँ पे अब जब वही बात आई कि अब आप सर्विस ज्वाइन कर लीजिए, तो यहाँ तक आते आते मेरा एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि अगर मैंने एक्स ग्रुप या ये कोई छोटी मोटी सर्विस ज्वाइन कर ली, मतलब मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ छोटी मोटी जॉब को, ये विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल सर्विसेज मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये था कि अगर मैं ये ज्वाइन कर लूँगा तो मैं कुछ और अच्छा जो मैं शायद कर सकता हूँ या जो मेरी इच्छा है मैं वो नहीं कर पाऊँगा। मैंने घर वालों से समय मांगा कि आप मुझे 3 साल ग्रेजुएशन का समय दीजिए, उसके बाद में मैं 1-2 साल रह के तैयारी करूँगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आप जहाँ कहेंगे या जो भी मुझे अवेलेबल होगा मैं वो ज्वाइन कर लूँगा। तो ये ऐसे था। घर की क्योंकि परिस्थिति बहुत ठीक नहीं थी, क्योंकि मैंने जहाँ पर पढ़ा कि पिता मुकेश कुमार और माता जी मनरेगा की मजदूरी करते हैं। हाँ, माता जी तो गृहिणी हैं। हाँ, पिताजी तो मेरे किसान हैं। कैसे ये खर्च, क्योंकि जब मैं आपसे अभी बात कर रहा था जी, तो पता चला कि इन ज़रा से कमरों का किराया 4,000 रुपये प्रति व्यक्ति आता है जी। तो कैसे वहन होता था? इसके लिए सर 2-3 तरीके थे। एक तो माता पिता कड़ी मेहनत करते थे, जो भी खेती थी, खेती से जो होता था, प्लस जो 2 मवेशी रखे हैं तो उनके दुग्ध उत्पादन से जो भी होता था, एक तो वो था। दूसरा ये होता था कि कई बार जैसे चाहे खेती हो चाहे मवेशी हो, ये सारी चीज़ें सीजनल हैं, मतलब ऐसे पूरे साल चलने वाली आर्थिक गतिविधियाँ ये नहीं हैं। तो ऐसे में कभी कभी होता था कि थोड़ा लेट हो जाएगा पैसे आना, जैसे मंथली पैसे आना या जब भी पैसे आते थे तो कभी कभी थोड़ा विलम्ब हो जाता था। तो वैसे में मेरे मामा, जिनका मैं जिक्र किया हूँ सोनू सोलंकी, और मेरी मौसी, मेरे अंकल छोटे वाले, इन लोगों का सपोर्ट रहा। इसके साथ साथ मेरे दोस्त हैं जो मेरे रूम पार्टनर हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरी दोस्त हैं प्रियंका, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, वो मेरी बैचमेट हैं, उनका सिलेक्शन हो गया था तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। इस तरह से मतलब, और मैंने अपने खर्चों को, जहाँ अननेसेसरी खर्चे थे, मैंने कोशिश की कि मैं उनको मिनिमाइज करके चलूँ। मतलब जहाँ एकदम ज़रूरी है, जैसे मेरे साथ चैलेंज ये था कि अगर यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी अपने आप में एक लॉन्ग जर्नी है। वहाँ आपको जैसे कोचिंग है तो इंग्लिश मीडियम की कोचिंग 2-2 लाख रुपए में केवल एक कोचिंग है। अगर आप पूरी कोचिंग करेंगे तो लगभग 4 लाख का खर्चा ऐसे आ जाएगा केवल कोचिंग का। तो मेरा था कि जब सिलेबस मेरे सामने है, सोर्सेज सारे मुझे पता हैं, तो मैं खुद से भी तैयारी कर सकता हूँ। तो मैंने जो मेरे अननेसेसरी खर्चे थे, जैसे कोचिंग है, तो मैंने कोचिंग पर कट शॉर्ट करने की कोशिश की। शुरुआत में पवन भाई पता नहीं होता, क्योंकि बाल मन होता है, पता कहाँ होता है कि भाई ये हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके बाद मिलेगा क्या जी। तो आपको क्या पता था शुरुआत तक कि भाई यूपीएससी करेंगे तो इससे मिलना क्या है? या कोई एक बार ऐसा होता है ना कि कलेक्टर निकला और कलेक्टर ने कोई आदेश पारित किया, ये हमने अखबार में पढ़ा, जिसके बाद लगता है भाई यही बनना है, ये आदेश देते हैं। सर मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्सन से प्रभावित रहा हूँ या किसी घटना से प्रभावित रहा हूँ। सर मेरा बैकग्राउंड ऐसा था ना कि जहाँ पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मतलब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कुछ बिजनेस कर लूँ, या मेरे पेरेंट्स कुछ अच्छे ऑफिसर हैं, या वो कुछ अच्छे कुछ और अच्छी आर्थिक एक्टिविटी उनके पास है। तो मेरे पास सिर्फ एकमात्र चॉइस थी कि मैं पढूं और पढ़कर मैं अपने आप को चेंज करूं। तो जो मेरा बाल्यकाल था, जैसे खेलना कूदना सबका होता है, मैं मतलब थोड़े अपने एज से पहले थोड़ा सीरियस हो गया था। ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैं अपनी एज से थोड़ा पहले मैच्योर हो गया था। तो जिस टाइम मैं 6th 7th क्लास में था, उस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस टाइम होता है कि आज अगर एक्टर दिख गया तो एक्टर बनना है, कल स्पोर्ट पर्सन दिख गए तो स्पोर्ट पर्सन बनना है। लेकिन मेरा उस टाइम से मेरी थॉट शेप होनी स्टार्ट हो गई थी, थैंक्स टू मेरे टीचर जो स्कूल में थे, उनके थ्रू मेरा इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया था कि मुझे ये करना है। इसके बाद में जैसे मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का रुझान पहले से ही था। स्टार्ट में तो लगता था, मतलब क्रिकेट की वजह से रुझान था कि क्रिकेट की न्यूज़ पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे ये देश दुनिया की गतिविधियों में रुझान बढ़ा तो एहसास हुआ कि मतलब डीएम क्या है, उनकी पावर क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ, जिनको असल जो रूप था वो नवोदय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर मिला।
आपने जैसा अभी बताया कि कई बार ऐसा भी होता था कि माँ बाप की तरफ से कह दिया जाता था कि इस बार पैसे देने में थोड़ी देरी हो जाएगी। जी सर। कभी घबराहट हुई कि यार कब तक पढ़ेंगे, जी कब तक तैयारी करेंगे, क्योंकि माँ बाप सक्षम नहीं है। सर मतलब ऐसा उन्होंने मतलब अपनी तरफ से उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि देरी होगी या इस बार नहीं दे पाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना किया। मतलब उनकी तो कभी कोई वो थी ही नहीं, उनकी जितनी मेहनत है उसी का परिणाम है जो आज हूँ। कभी कभी विलम्ब हो जाता था तो ऐसे जैसे दोस्त हैं, तो अगर मेरे पास नहीं है तो दोस्तों के पास पैसे हैं, उस टाइम उन्होंने कर दिए, जिस टाइम उनके ख़त्म हुए हमने कर दिए। तो ऐसे करके जो दोस्त हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मतलब मेरी लाइफ के ज़्यादातर मोमेंट पर मेरा अच्छे लोगों से मतलब इंटरेक्शन हुआ है। चाहे माता पिता मेरे हों, मेरे दोस्त हों या मेरे गुरुजन हों, मुझे अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा है। ये मेरा सौभाग्य है, मैं इस बात के लिए सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो उन सब लोगों के सहयोग की वजह से चीज़ें होती चली गई। अच्छा पवन भाई, एक कल्चर इस समय चला है अफसरों में, जी वो रील बनाने का, फोटो खिंचवाने का, वो बढ़िया जो है वो ये डालने का कि कटहल की फोटो डाल दी, फिर पूछा है बताओ ये क्या है। क्या है जी सर। तो अफसर बनने के बाद इस धारा में कितना जाने का विचार है? सर मेरा एकदम विचार नहीं है, और वैसे भी सोशल मीडिया से मेरा कोई मतलब खास लगाव है नहीं, मेरा कोई खास रुझान है नहीं। तो मेरा यही रहेगा कि जितना मैं अपनी कैपेसिटी में लोगों के लिए जो कर सकूँ, मैं एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाना चाहता हूँ कि जो अपने थ्रू में लोगों को कैपेबल, मेरे थ्रू जो भी हो सके लोग कैपेबल बने, इंडिपेंडेंट बने। तो मेरा योगदान यही रहेगा समाज के लिए कि मैं अपने कैपेसिटी में क्या कर पा रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाऊँ सोसाइटी में। अच्छा, सोशल मीडिया में क्या क्या आप यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें चलाते हैं? जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, और ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या आप यूज़ करते हैं? हाँ सर, सोशल मीडिया में पहले तो मेरा व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप का ये है कि सर मैं एक तो अपने परिवार वालों से कनेक्ट रहता हूँ, मेरे जो मित्र हैं उनसे कनेक्ट रहता हूँ। दूसरा सर आता है टेलीग्राम। सर टेलीग्राम मैं दो चीज़ों के लिए यूज़ करता था। एक तो कि जो कोचिंग का मटेरियल है, जो नोट्स हैं या टॉपर्स हैं, तो उनकी आंसर शीट, उनकी स्ट्रेटजी या उनके जो नोट्स हैं वो मिल जाते थे। दूसरा जैसे अब ये प्रोसेस इतनी लेंदी है कि हमेशा परजीवनेंस नहीं रहती है, कभी कभी ऐसे फेज आते हैं जहाँ बहुत लो फील होता है। तो वैसे में अपने आप को एंटरटेन करना, रिन्यू करना ये बहुत ज़रूरी होता। तो ऐसे में मैं टेलीग्राम का यूज करता था मूवी या वेब सीरीज देखने के लिए। अच्छा, घर कितने वक्त में जाना होता था रघुनाथपुर? जी हाँ सर, घर मेरा ही रहता था कि मतलब ज़्यादातर होली और दिवाली, मतलब होली तो खैर कभी कभी होता था, दिवाली पर जाना या अगर कोई शादी या त्यौहार है तो तभी जाना रहता था। अच्छा, रिश्तेदार कभी नहीं कहते थे कि यार इतनी पढ़ाई कर रहे हो, 3 साल से पढ़ाई कर रहे हो, वापस आ जाओ? ये आपने अच्छा मतलब सवाल किया है। ये चीज़ें जैसे माता पिता की तरफ से उतना कोई खास जवाब नहीं था। 12th के बाद में उनका था कि आप ये ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जब उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा और ये चीज़ उनको मतलब मेरे ऊपर हमेशा से कॉन्फिडेंस था। मैं थोड़ा डिसेंट टाइप का रहा हूँ शुरू से ही, मतलब सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ठीक ठाक था। तो घर वालों को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था। लेकिन अब सोसाइटी वाले थे या जो मोहल्ले के थे, परिवार वाले थे, परिजन थे, वो हमेशा कहते थे कि यार अपनी कंडीशन को देखो और कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लो, वो बड़ी जॉब ठीक है, वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं होती है। कई लोगों का ऐसा होता था। अब उसमें किसका इंटेंशन क्या है, वो किसी के हिडन इंटेंशन रहते थे, कोई जेन्युइन बोल रहा होता था। तो इस तरह का जो सोसाइटल प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब इतना ज़्यादा था कि जैसे 1-2 अटैम्प्ट होने के बाद में तो मुझे घर जाने में लगता था, घर जाने मुझे ये सोचकर डर लगता था कि सोसाइटी को फेस करूँगा, लोगों को फेस करूँगा। उनके जो क्वेश्चन होते थे, क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो गया, अब तो हो जाना चाहिए, घर वालों की तरफ देखो। तो ये जो क्वेश्चन थे वो ऐसे मतलब चुभते थे। तो कई बार घर जाने का मन नहीं होता था इन वजह से। घर जाता था तो घर से निकलने का मन नहीं होता था कि लोगों को फेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अपने भाई पर अपनी 3 बहनों का भरोसा कितना पक्का था? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। और वो मेरे से उम्र में छोटी हैं, लेकिन उनका जो योगदान है शायद मैं उनके लिए जो भी करूँगा वो कम ही रहेगा। आपकी आंखों में मैं आंसू देख पा रहा हूँ, है ना? इनको छिपाना नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है ना पवन भाई? और मेरा जो सवाल है अब ये है कि अफसर बनने के बाद अब बेटे की जिम्मेदारी क्या है आगे? सर मतलब एक बेटे की जिम्मेदारी तो यही है कि अपने माता पिता की जो ज़रूरतें हैं उनका ख्याल रखे, और जो उन्होंने मेरे लिए किया है मैं हमेशा उस चीज़ का सम्मान करूं, और उनके लिए अब से आगे जो भी है मैं अपने लेवल पे जो भी कर पाऊँ मैं उन्हें कभी कोई मतलब तकलीफ नहीं होने दूँ। अच्छा, एज ए चाइल्ड मेरा मतलब यही इंटेंशन रहेगा। अच्छा, मम्मी को देख रहा था, माता जी को। हाँ। तो माता जी को जब देख रहा था तो माता जी के सामने जब मीडिया के कैमरे पहुंच रहे हैं, हाँ। तो माता जी थोड़ा असहज हो जाती है ना? उनको देखा मैंने चूल्हे पर खाना बनाते हुए। हाँ।
सिलेंडर नहीं है क्या? सिलेंडर है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना है उसके तहत मिला था, लेकिन जब सब्सिडी मिलती थी तब तक तो ठीक था। अभी इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि कई बार वो अफोर्डेबल नहीं हो पाता। अब जैसे 3 बहनें हैं, एक मैं हूँ, मेरा खर्चा है, माता पिता हैं, तो ये 5-6 लोगों का जो परिवार है, 6 लोगों का जो परिवार है, और वैसे में खेती और किसानी जो मवेशी हैं उनसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में जो होता ना कि जहाँ पे कट शॉर्ट कर सकते हैं, तो वैसे में कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज होती हैं। अच्छा पवन भाई, वहाँ पे मैंने देखा जैसे तिरपाल की वो फोटो क्योंकि सबसे ज्यादा वायरल हुई। यूपीएससी आपने निकाला, 239वीं रैंक हासिल की, लेकिन एक तस्वीर जो वायरल हुई जिसके नाम से आप वायरल हुए, वो थी घर पर तिरपाल की। क्या प्रधानमंत्री आवास वाला घर मिला कि नहीं? सर जैसे मतलब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं एक मतलब एक काफ़ी अवेयर सिटीजन मुझे होना चाहिए, जो कि मैंने अपने एंड पर कोशिश भी की थी कि इस योजना के तहत मैं अप्लाई करूँ। तो मैंने इस योजना के तहत एप्लीकेशन किया था। तो जो वहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं जो ब्लॉक लेवल से आते हैं, वो विजिट करने आए भी थे। तो उनका कहना था कि घर आपका पक्का है, तो आपका घर ईंटों का बना हुआ है, और ये घर तभी बन सकता है जब मिट्टी का आप बनाएंगे। मतलब इवन ये इतनी अपने आप में फनी इंसिडेंट था। उनका कहना था कि आप अपनी दीवारें गिरा दीजिए और सिर्फ ये एक पीछे वाली वो मिट्टी का दीवार बना के उसके ऊपर ये रख लीजिए, और तब हम आपको ये पास कर देंगे। ये उनका कहना था, जो कि अपने आप में बहुत फनी था। मतलब एक ये, मैं इसे कॉमेडी कहूँ या ट्रेजेडी कहूँ, मैं क्या ही इसको कहूँ। अच्छा, जब इतने सारे मीडिया वाले घर पहुँच रहे हैं तो माता जी कहती नहीं है कि बउआ बहुत लोग आ रहे हैं? उनका यही है, मतलब जैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उनके लिए तो एकदम नया है। माता जी तो खैर शिक्षित हैं नहीं, पिताजी 12th इंटरमीडिएट कर रखे हैं, माता जी शिक्षित नहीं है, तो उनके लिए एकदम ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन उनको इस चीज़ की खुशी है कि मतलब बेटे की वजह से या एक ये रिजल्ट आ जाने की वजह से, एक्चुअल में उन्हें पता भी नहीं है कि मतलब असल में उनसे पूछा जाए कि यूपीएससी है क्या, तो सिर्फ उन्हें ये पता है कि आईएएस कुछ होता है, उसकी पावर क्या है क्या नहीं है, ये उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन उनके लिए इसकी वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा कि ये कुछ बड़ा अचीवमेंट है, मतलब कुछ तो बड़ा हुआ है। अच्छा, घर पर कई बार जब कोई हिस्सा कमज़ोर रह जाता है तो रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं, हाँ, है ना? लेकिन जब वो हिस्सा मजबूत होने लगता है जी, तो फिर सब रिश्ते और जुड़ने लगते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? सर मेरे साथ ऐसा था कि मतलब जैसे जो भी कंडीशन थी, तो उसमें 2-3 लोग थे जिनका मैं मतलब हमेशा मैं ध्यान रखूंगा, जिन लोगों ने हमेशा हेल्प की है, जिसमें मेरे मामा जी सोनू सोलंकी, मेरे नानी नाना और मेरी मौसी हैं बबली देवी, वो और मेरे छोटे वाले अंकल। इन 3 लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। मतलब जैसे भी जब भी इनसे हुआ, जितना भी हुआ, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जैसे भी वो अपने सामर्थ्य में जो भी कर सकते थे, उनका साथ हमेशा था। इसके अलावा जैसे मैं आपके जो सवाल के दूसरे पहलू पर आऊँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ अच्छा अचीव कर ले तो नए नए रिश्ते जुड़ने लगते हैं, वो मेरे साथ इस टाइम हो रहा है। मतलब कल से जब से रिजल्ट आया है, कॉन्स्टेंटली मेरे फ़ोन पर मतलब 1 मिनट के लिए खाली नहीं है। वैसे वैसे रिश्ते नाते जुड़ रहे हैं जो बहुत पहले किनारा हो चुका था या जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। तो ये तो सच्चाई है। पर यही है कि मतलब मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस चीज़ से कुछ लोग मेरे से जुड़ रहे हैं तो सही है। मतलब मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैड फीलिंग नहीं है, कोई बैड इंटेंशन नहीं है, ठीक है। बच्चों को जब बड़ी छोटी सी उम्र में फ़ोन दिला दिया जाता है, आपको अपना पहला फ़ोन कब मिला? सर मुझे मेरा पहला फ़ोन ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में मिला था। जो मैं स्मार्टफोन यूज किया था वो सेकंड हैंड था, और ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में मुझे मिला था। 3 साल, क्योंकि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो इस तीसरे अटेम्प्ट तक का सफ़र कैसा रहा? सर मेरा पहला अटेम्प्ट 2021 में था। 2020 में मेरी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। 2020 क्योंकि एक कोविड ईयर था तो लॉकडाउन लगा हुआ था। 3rd ईयर मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, हम लोग घर पे आ गए थे, लॉकडाउन लग गया था। मार्च में शायद 22 या 24 मार्च को अनाउंसमेंट हुआ था, तो घर पे आ गए थे। ऑनलाइन मेरी 3rd ईयर की एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद में जब एग्ज़ाम हो गए तो मैंने वहीं पे घर पे रह के सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, इंटरनेट का सहारा लेकर। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने कोचिंग की थी उनके नोट से हेल्प लेता था, घर पे रह के मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो ये लगभग मार्च और अप्रैल में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। एग्ज़ाम होने वाला था उस साल जून में 2021 में, लेकिन कोविड लगने की वजह से एग्ज़ाम टल गया अक्टूबर में। तो ये मेरे लिए मतलब 2-3 महीने का जो गैप था, ये असल में ये वो गैप था जिसने मुझे प्रेरित किया मेरा पहला अटेम्प्ट 2021 में करने के लिए। तो प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जीएस का, एक सीसेट का। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो जो जीएस वाला पेपर है वो मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत क्लियर था, लेकिन जो सीसेट वाला पेपर है वो मेरा 0.17 नंबर से रुका था।
तो मतलब ये अगर हो भी गया होता तो शायद मेरा मेंस नहीं होता, क्योंकि मैं तैयार नहीं था पूरी तरह से। तो उसके लिए मेरे मन में कोई बहुत ज़्यादा निराशा या हताशा नहीं थी, मुझे था कि तैयारी उस लेवल की नहीं थी, नहीं हुआ। अब जब सेकेंड अटेम्प्ट मेरा जो 22 वाला था उसमें मैंने ठीक ठाक तैयारी की थी, मतलब मुझे यकीन था कि हो जाना चाहिए, जो कि मेरा हुआ भी। प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ, फिर मेंस के लेवल पर मेरा मेंस मैंने लिखा। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा हुआ कि आंसर राइटिंग में वो जो प्रैक्टिस का अभाव था, जिसकी वजह से मैं सारे जीएस के जो 4 पेपर होते हैं और ऑप्शनल होता है, एक भी पेपर ऐसा नहीं था जो मैं पूरा कंप्लीट कर पाया हूँ। इसकी वजह से मेरे मेंस में मार्क्स कम थे, इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल नहीं आई। फिर 23 में फिर जो पिछले जो 2 गलतियाँ थी उनसे सीख लेते हुए मैंने प्रीलिम्स के लिए मेहनत की, सीसेट पर फोकस किया, आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की, और कंटेंट जो मेरा मैंने सेकंड अटेम्प्ट में लिखा था उसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करने की और अच्छा करने की कोशिश की। तो 23 में फिर मैं आपके सामने हूँ जी। एक किस्सा और है कि आप कंटेंट राइटर की नौकरी करने गए थे, गुरु कहाँ गए थे ये ज़रूर बताइएगा। वो सर ऐसे था कि अभी ये सर मेरा 23 में CAPF वाला एग्ज़ाम हुआ था। इधर मैं UPSC का मेंस लिख रहा था, और मेंस के दौरान ही मैंने ऐसे ही जाके CAPF का एग्ज़ाम दे दिया था, क्योंकि दोनों जो एग्ज़ाम है उनका सिलेबस काफ़ी सिमिलर है। तो बाई चांस, मतलब बाई लक ही था, क्योंकि मैंने उसके लिए तैयारी नहीं की थी, तो मेरा CAPF निकल गया था। अब इधर जब सितंबर में 25 सितंबर के अराउंड 2023 में जब वो मेंस कंप्लीट हुए और इधर CAPF का हो गया था, तो मैं घर पे चला गया। अब घर पे जाने के बाद में, जैसे अगर मैं दूर रहता हूँ तो घर की जो परिस्थितियाँ हैं, जो छोटी छोटी जो इशूज हैं, वो माता पिता मुझे नहीं शेयर करते थे। उनका था कि ठीक है, जो हमारे यहाँ हो रहा है वो हम अपने लेवल पर देख लेंगे, आप मेंटली कोई स्ट्रेस ना लीजिए, आप अपना एकदम फोकस होकर तैयारी कीजिए। लेकिन जब घर पे जाते हैं, चीज़ें सामने हो रही होती हैं, दिखता है, तो थोड़ा सा फील होता है कि यार मतलब ठीक है। अब कभी कभी जैसे मेरे जो एम्बिशन है, मतलब कुछ बड़ा करने का मेरा पर्सनल एम्बिशन है, लेकिन मेरे एक डिसीजन से मेरे परिवार वाले भी जुड़े हुए हैं। तो कई बार लगता था कि यार मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, केवल अपने बारे में सोच रहा हूँ। तो वो जो 1-2 महीने में घर पे रुका था, वो 1-2 महीने ऐसे थे जिनसे मुझे लगा कि यार हो गया, मतलब अब कुछ मुझे ज्वाइन करना चाहिए, कुछ घर वालों की हेल्प करनी चाहिए। तो मैं इधर यहाँ दिल्ली आया, मेरे मित्र हैं आनंद, मैं इनसे बात किया। मैंने कहा यार कहीं कोचिंग में, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस क्षेत्र में जाना ही मेरे लिए ईजी था। इधर मैं 2 मेंस भी लिख चुका था, तो थोड़ा सा था कि मैं कंटेंट डिजाइनर के रूप में काम कर सकता हूँ। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे ही मेरे दोस्त आनंद और हमने बातचीत की कि हमको एज ए ये कंटेंट राइटर यहाँ पे काम करना है। तो वो सर ने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, हम आपका डेमो लेते हैं। मैं पहले दिन कोचिंग में गया, तो मैं सुबह लगभग 9 बजे के करीब वहाँ कोचिंग में गया था। मैं 9 बजे जाके बैठ गया। उन्होंने मुझे एक इकोनॉमिक्स की एक बुक आती है, द 10th सिंड्रोम, वो मुझे पकड़ा दी, और एक कुछ 4-5 ब्लैंक सीट दे दी, वाइट पेपर सीट, कि ये आपके सामने बुक है, आप ये बुक पढ़ लीजिए और प्रीलिम्स के 3-4 क्वेश्चन डिजाइन कीजिए आप। तो मैं वो बुक पढ़ने लगा। अब पढ़ते पढ़ते मतलब मेरे दिमाग में चीज़ें, क्योंकि मेंटली मैं स्टेबल था नहीं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इधर मेंस हुआ था, तो ये भी था कि मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए आएगा, मैं यहाँ टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। फिर दूसरा लगता था कि यार ठीक है, घर वालों की हेल्प हो जाएगी, अभी खाली हूँ। इस तरह की चीज़ें, जो मतलब एक इनर कंट्राडिक्शन था, वो मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैं अपना वहाँ बैठे हुए पढ़ रहा था, क्वेश्चन डिजाइन कर रहा था। मुझे लगभग 2 से 3 घंटे हो गए, मैं एक क्वेश्चन डिजाइन कर पाया था। मतलब इसी ऊहा-पोह में मैं था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक चीज़ होती थी कि ये करना है, एक दिमाग बोलता था कि ये करना है। तो ये बैठे बैठे फिर अचानक मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ मुझे 7 से 8 घंटे जॉब करनी पड़ेगी, और वो 500 रुपये, मतलब 500 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे पे कर रहे थे। मैंने कहा 7-8 घंटे मैं यहाँ दूंगा, उससे अच्छा है कि मैं 7-8 घंटे अपने लिए दूँ और 2-3 घंटे और निकाल के मैं इधर मेहनत करूँ, टोटली फोकस होके। इधर मेंस हुआ था, तो मेंस अब जैसे मैं 22 वाला दे चुका था, तो 23 वाले में पेपर कंप्लीट हुआ था। अब 1 साल में कुछ ना कुछ मेरा कंटेंट भी इम्प्रूव हुआ था। तो हल्की हल्की ये उम्मीद थी कि न जाने इंटरव्यू के लिए मेरा हो जाए। तो मैंने कहा ये छोड़ते हैं, ये नहीं हो पाएगी मेरे से। मैंने वहाँ फिर वो उसी दिन मैं छोड़ के आ गया। जो 2-3 घंटे मैंने वहाँ काम किया था, मैं वहाँ से आ गया। उनको बिना बताए मैंने कल आया, मतलब कोचिंग में मैंने ये नहीं कहा कि मैं अब नहीं आऊँगा या मैं जा रहा हूँ, मैं उनको बिना बताए आ गया। फिर उनका बाद में कॉल आई कि आप ऐसे कैसे आ गए। मैंने कहा सर मतलब मेरा एकदम मन नहीं हो रहा है, और सॉरी मैं इस तरह से बिहेव किया कि आपको बिना बताए आ गया, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये वो स्टोरी थी। उनका फ़ोन आया जब आप पता चला कि रिजल्ट में आया? आप उनसे मुलाकात हुई थी एक दिन, अभी शायद आज ही वो मिले थे। क्या बोले? तो वही उनको देख के बोले, मतलब मुझे बताया गया, मेरे मित्र उन्होंने बताया कि यही शिवम सर हैं जिनसे आपकी बात हुई थी। फिर बाद में वो बधाई दिए कि ठीक है यार।
अच्छा पवन भाई, 17 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता, कई लड़के ऐसा बताते हैं। आप कितने घंटे पढ़े हैं कमरे में? सर 17-18 घंटे मतलब एक आदमी के लिए थोड़ा सा मतलब एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 17-18 घंटे आप केवल पढ़ने में दे रहे हैं, तो बाकी सोना खाना मतलब एक ये बोल रहे हैं कि एक हेल्दी आदमी के लिए मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 घंटे के बीच में नींद होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं कि 17-18 घंटे, तो बाकी सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी? तो मेरे लिए तो मतलब ये नहीं था कि 17-18 घंटे मुझे पढ़ना है। मैं अपना बता रहा हूँ कि जैसे मेरे दिमाग में एक तो टाइम वाला पहलू नहीं था। मेरे लिए चीज़ें रहती थी कि मैं कुछ टारगेट सोचता था अपने दिमाग में। जैसे हम तैयारी करते हैं, जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं वो जानते होंगे कि जैसे हमारा रहता 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस और ये इंटरव्यू। इसमें फिर होता है कि जीएस रहती है, ऑप्शनल रहता है, और इसके अलावा सीसेट रहता है और न्यूज़ पेपर हमको डेली पढ़ना रहता है। तो मैं इस तरह से डिज़ाइन करता था कि एक तो मोनोटोनी ना रहे, तो मैं इस तरह से डिज़ाइन करता था कि तो हमको ऑप्शनल भी पढ़ना है 2-2.5 घंटे, फिर 3 से 4 घंटे मुझे मेरी जीएस पढ़नी है, और फिर न्यूज़पेपर पढ़ना है और सीसेट के लिए टाइम देना है, ताकि मतलब मोनोटोनी ना रहे, इंटरेस्ट बना रहे और एफिशिएंसी मेरी बनी रहे। जब हम एक ही जैसा काम लगातार कर रहे होते हैं तो एफिशिएंसी घटती जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करता था और एक टारगेट सोच लेता था कि ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, जीएस है तो जीएस में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सीसेट में ये करना है। इस हिसाब से फिर वो जितना भी टाइम लगता था तो मैं टाइम को कैलकुलेट ना करके जो मेरा टारगेट होता था बस टारगेट पर फोकस करता था। इस दौरान मुझे लग रहा है कि 8 से 10 घंटे, कभी कभी 12 भी हो गए होंगे, तो ये मेरी रेंज रहती थी। और वो सबका खैर अपना अपना है। अच्छा, हमारे यहाँ कानपुर की तरफ कहा जाता है जब बहुत बच्चा पढ़ने लगता है ना, कहते हैं बहुत ज़्यादा ना पढ़ो पगला जाओगे, है ना? ऐसा कहा किसी ने घर पे? हमारे गाँव में बहुत होता था, मतलब इवन कुछ लोगों का मानना, जैसे मैं जब 12th में था तो मैं बहुत पढ़ता था, मतलब 11th क्लास में था तो मैं बहुत पढ़ता था। उस दौरान मुझे मतलब एक बीमारी हुई थी जो पता नहीं, उसका रीजन मुझे आज तक नहीं पता। मेरे यहाँ पे पैरालाइज हुआ था फेस पर उस टाइम। तो मेरे दोस्त मजाक में और कुछ लोग ऐसे ही गांव में था कि ये पढ़ने की वजह से हुआ है। तो जो आप बोल रहे हो मेरे साथ हुआ था। और अभी भी मैं गाँव में जाता था ना तो चश्मा लग गया था, तो कुछ लोग बोलते थे कि ज़्यादा मत पढ़ो, दिमाग ये हो जाएगा, नस फट जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें गाँव में चलती हैं। अच्छा, घर पे ये बताइए मम्मी ने क्या क्या बना के रखा है कि भाई बउआ आ रहे हैं इतने दिन बाद, ये खिलाएंगे? भैंस की दूध का घी है, और उसके अलावा दूध को भून के जो मावा जो खोवा वगैरह बनाया जाता है उसकी मिठाई है। और अभी तो बाहर से भी बधाई और मिठाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और उसके अलावा जैसे मुझे खाने में पकवान बहुत पसंद है, कचौड़ी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बना के रखी हैं। 16 तारीख को रिजल्ट आया। हाँ, शाम को, क्योंकि आप यहीं पे थे, दोस्त तो खूब आ गए होंगे एकदम। कैसे पार्टी हुई ये भी बता दीजिए। अब जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, और यूनिवर्सिटी का हमारा एक कल्चर है कि हॉस्टल होते हैं। तो मैं SSL हॉस्टल सर सुंदरलाल छात्रावास का इनमेट था। तो वहाँ के मेरे बैच के लोग हैं लगभग 25 से 30 लोग अभी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। पटेल नगर, सादीपुर, करोल बाग, यहाँ पे नेहरू विहार, गांधी विहार और ये इंदिरा विहार में, इन सारी जगह में लगभग 25 से 30 मेरे बैच के मेरे छात्रावास के लोग रह रहे हैं। तो जैसे ही पता लगा कि सिलेक्शन हुआ है, तो यूनिवर्सिटी का 2013 के बाद में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है सिविल सर्विसेज में रिजल्ट देने के मामले में। तो मुझे लगता है कि 2015 में मनोज पांडे सर के बाद में शायद मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है। मतलब मुझे नहीं पता उससे पहले का, लेकिन ये बहुत रेयर सा ही सिलेक्शन था, काफ़ी टाइम से कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण सभी लोगों को थी। मतलब ये ऐसे था कि केवल मेरा नहीं, एक हमारे विश्वास की ये रिजल्ट था कि हम भी कर सकते हैं, हम मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या SSL हॉस्टल हम भी कर सकते हैं। तो ये एक वैसे वाला रिजल्ट था। तो ऐसे में सभी को खुश होना एकदम लाजमी था। जैसे ही पता लगा तो सारे लोग जो जहाँ भी था, जैसे भी हाल में था, सारे लोग एकदम यहाँ पे आए। और आने के बाद में फिर ये गुलाल उलाल लेकर फूलमाला पहनाकर पूरा नेहरू विहार में घुमाया गया, जुलूस निकाला गया, नारेबाजी हुई। उसके बाद में फिर चाय, समोसा, कलाकंद और ये काजू कतली, इसके अलावा फिर जो कॉफ़ी वॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें चली थी। अच्छा, इंटरव्यू वाला बताते हैं कि जब पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तो इंटरव्यू वाले कमरे में बड़े अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं, है ना? कोई कहता है कि मतलब अब ऐसी खबरें हैं, हाँ। अब उसमें सत्यता कितनी वो आप बताइए। कहा जाता है कि शर्ट के बटन वटने पूछ लेते हैं, आपसे क्या पूछा गया? सर मेरे केस में ये नहीं था, मतलब मेरे भी दिमाग में ये मिथ था। जैसे जब तक मैं इंटरव्यू के फेज तक नहीं पूछा था तो ये काफ़ी सारे मिथ थे कि वो रैंडमली पूछ लेंगे। शर्ट के बटन आप गिन के गए थे क्या अंदर? नहीं सर, मैं नहीं गया था। मैं एकदम कुछ ऐसी एक्टिविटी करके नहीं गया था। मैं एकदम ओपन माइंड लेके गया था, जो मैंने मॉक दिए थे। और इसमें कुछ 3-4 पहलू होते हैं इंटरव्यू में कि आपका डेफ होता है, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म होता है, जिसमें आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका मतलब जो नेटिव आप विलेजर स्टेट, जो जिस स्टेट से आप हैं,
उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर के बारे में, प्लस आपका जो करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मेरा यही था कि इन सारी चीज़ों को मुझे करना है। बाकी जो एब्सर्ड चीज़ें हैं कि गिलास दे दिया, ग्लास को प्रपोज करके दिखाओ, वैसे वाला कोई मेरा दिमाग में कोई सीन नहीं था। और थैंक गॉड कि मेरे से मतलब ये सारी चीज़ें पूछी भी नहीं गई थी, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, अब IAS मिलेगा या IPS मिलेगा, क्या संभावना है? जी हाँ सर, मैं क्योंकि EWS कैटेगरी से आता हूँ और मेरी रैंक 239 है, तो इस बार जो IAS की जो वैकेंसी है प्रॉपर IAS की वो 180 हैं, जिसमें EWS की 17 हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें 2022 से, तो 2022 में भी 180 IAS में वैकेंसी थी और EWS के लिए 18 सीटें थी। तो जो लास्ट मतलब 2022 में जो IAS लास्ट जो रैंक थी जिसको अलॉट हुआ था EWS में, वो अराउंड 300 के करीब रैंक थी। तो इस नज़रिए से अगर मैं देखूं कि वैकेंसी सेम है, EWS पिछले साल 18 थी, इस साल 17 हैं, और जो उधर मैक्सिमम जो थी 300 जो रैंक थी उनको EWS कैटेगरी से IAS मिला था। तो इस नज़रिए से मैं देखूं मेरी रैंक 339 है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे प्रॉपर IAS मिल जाएगा, अदरवाइज IPS तो कंफर्म मिलेगा ही। बहनों ने क्या मांगा है गिफ्ट में? उनके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे आप पूछ रहे हैं, वैसे ही एक और सज्जन थे, उन्होंने भी यही सवाल किया था कि मेरी बहनों से कि आप क्या गिफ्ट चाहेंगी। तो बहनों की मतलब ये वो जो होता है ना कि जैसे वो पहले से ही मेरी नज़रों में उनका रोल बहुत बड़ा है। Exactly. और उनके इस जवाब ने मुझे और ज़्यादा मतलब उनका कद मेरी नज़रों में बढ़ा दिया। उनका कहना था कि भाई का सिलेक्शन हो गया है, हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, और कि अब भाई हमारे साथ आ जाएं, ये जो खुशी है हम एक साथ शेयर करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आगे का क्या प्लान है अब कि अब यहाँ से आप 25 तारीख को शायद जाने वाले हैं? हाँ, घर पर रुके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सर जैसे गांव में अभी तो जश्न का माहौल है, गांव वालों की प्लानिंग है कि डीजे वीजे मंगाएंगे और गांव में जुलूस निकाला जाएगा। तो वही है कि जो मेरी खुशी है उस खुशी को मैं अपने गांव मोहल्ले मेरे परिवार वालों के साथ में शेयर करके मेरे सारे गाँव की खुशी बनाऊँ। वो सेलिब्रेट वहाँ पर जो भी होगा सर उसको करने के बाद में फिर देखते हैं कि अगर इधर प्रॉपर IAS मिला तब तो सर ठीक ही है, इधर से मोक्ष मिल जाएगा तैयारी से। और अगर प्रॉपर IAS नहीं मिला, IPS मिलता है, तो मेरा अगला स्टेप यही रहेगा कि इस साल के जो प्रीलिम्स होना है जून में, उसके लिए मैं फिर से लग जाऊँगा। और अगर प्रॉपर IAS मिलता है तो फिर मैं जो भी मतलब मेरी एक्टिविटी है कि पढ़ना, वो पढ़ाई जारी रखूँगा, और फिर ट्रेनिंग जब आएगी तो ट्रेनिंग कर जाऊँगा। मतलब अभी और पढ़ने की तैयारी है? हाँ सर, सर्विस के बाद में मेरी इच्छा है कि मैं मास्टर्स के साथ साथ। जी। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो उस बीच एक ख्वाब और चलता होगा, क्योंकि जब हम इतनी सारी दिक्कतों से होकर गुजरते हैं तो जब एक कामयाबी मिलती है ना तो उसमें कई ख्वाब बुनने लगते हैं। जी। आप क्या ख्वाब बुन रहे हैं आप? सर अभी तो जैसे मतलब ये टाइम ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा रियलाइज करने में अभी टाइम लग रहा है, मतलब ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मेरे लिए ये सारी चीज़ें एकदम नई हैं। कि आज मैं जैसे अभी अब 1 बज रहे होंगे, मैं अभी आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अपनी तरह का पहला एक्सपीरियंस है। तो अभी तो मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा हूँ, ये जो खुशी के पल हैं इनको मैं मतलब फील कर रहा हूँ। पिताजी से कितनी बार बिल्कुल सीने में लग के रो पाते थे? कभी नहीं हुआ सर, मतलब जैसे मतलब जो एक नॉर्मल फैमिली होती है ना, उनके बीच में एक अनचाही सी दूरी होती है, जैसे हम माताजी से खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन पिताजी से कभी मतलब गले लगना या जैसे होता ना एक जैसे बातचीत करना है, जैसे फ्रेंड, वो हम लोगों में नहीं हो पाता है। मतलब ये है वो टीस मतलब कहीं ना कहीं हमेशा रहती है कि जैसे फादर हैं तो उनसे मतलब खुल के कोई बात शेयर की जाए, वो थोड़ा सा नहीं हो पाता, बहुत फॉर्मल सी बातें होती हैं। ये जब जानकारी मिली तो पिताजी क्या बोले फ़ोन पे? अब पिताजी का यही था कि आप हमको बहुत अच्छा मतलब गौरवान्वित किए हैं और आप अच्छा किए, हमको आप पे गर्व है, और हम बहुत भावुक थे। हाँ, वो क्योंकि प्रोसेस ऐसी है ना कि सर मतलब केवल मेरी मेहनत नहीं थी, ये उनके लिए भी वैसी ही जर्नी थी, उनके लिए भी वैसी कठिनाइयाँ थी कि इतनी सारी चीज़ों के बाद में मुझे तैयारी कराना, बहनों की भी पढ़ाई, मेरी जो 2 बहनें हैं उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, उसके बाद में परिवार को देखना, तो ये अपने आप में जैसे कई बार कई चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे वो सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइंड हो जाती हैं, तो भावुक करने वाले पल तो थे। बहनों की पढ़ाई के लिए अब क्या आगे आप? जैसे बहनों के लिए यही है कि जैसे वो मास्टर्स करना चाहेंगी तो मास्टर्स करें, या उनका तैयारी का मन है तो तैयारी करें। अब तो जैसे होपफुली अब 1-2 महीनों में जो फाइनेंशियल जो डिफ़िकल्टीज थी वो शायद नहीं रहेंगी, अब ऐसी उम्मीद है। तो वो अगर पढ़ाई करना चाहेंगी तो मैं उन्हें मतलब आगे उनको इनकरेज करूँगा कि सबसे पहला काम क्या करने वाले अपनी सैलरी से? सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि जैसे सबसे पहली सैलरी मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपने मामा और मेरे नानी नाना को, क्योंकि वो ऐसे पहले मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे, मैं जब 3-4 साल का था तब से मुझे मतलब पढ़ाया लिखाया है,
तो मेरी पहली सैलरी मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, और दूसरी सैलरी से सबके लिए मतलब कुछ ना कुछ लेके जाना चाहता हूँ कि सबको फील हो कि हाँ कुछ हुआ है। जब अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है ना, जी, तो कई बार ये होता है कि अपने मन में कई इच्छाएं जो चल रही होती हैं, ऐसा होता है ना कि हाँ, क्योंकि भाई हम इंसान हैं। हाँ एकदम सर, तो ये होता है कि यार आज ये खाने का मन है, जैसे कहीं गुजर रहे हैं, जी तो इच्छाएं दबाई हैं आपने? हाँ सर, ऐसे कई बार होता है, लेकिन मतलब मेरा क्या है कि जैसे ये सारी चीज़ें मैं बचपन से देखते आ रहा था, तो एक वो नेचर ही वैसा हो गया था कि ठीक है, कंप्रोमाइज़ करने वाला नेचर ही हो गया था। अभी वो फील नहीं होता, अब लगता है कि ठीक है ये मेरा नेचर ही ऐसा है, तो वो आदत हो गई है अब जैसे। अच्छा, ये जो पोस्टर है ये आपने लगाया? जी सर। कब लगाया था? ये जब तैयारी शुरू की थी तो उस दौरान लगाया था। तब से सत्य की जीत होती है। इसी कमरे में रह रहे हैं? हाँ, इसी मतलब अक्टूबर 2021 से इस कमरे में क्या क्या आपका लगाया हुआ है? ये तो मेरे पार्टनर हैं, हिंदी मीडियम से हैं, ये उनका है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे लगाए हुए हैं। वो कैलेंडर है, उसमें टाइम को देखते थे कि कब फ्री में कितने दिन बचे हैं, कब कौन सा टेस्ट है। और एक पतंग दिख रही है गुरु वो वहाँ पे बोर्ड के पास। वो ऐसे है कि जैसे छोटे बच्चे उड़ाते हैं तो कट के आ जाती है। हमने वो उठा के वहाँ पे सजावट के लिए लगा दी थी। और ये पूजा वाली जो अलमारी है वो किसकी है? वो पार्टनर की है, और मैं भी उसी में पूजा करता हूँ। अच्छा, पार्टनर मेरे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मैं भी हूँ लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं हूँ। तो रजत जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आनंद जी को भी इनको दिखाइए। ये आनंद जी हैं जो पवन जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, और इनका बड़ा सहयोग संघर्षों के रहा। साथी हैं। हाँ, संघर्ष के साथी हैं। तो तकरीबन हमने सब सवाल पूछ लिए हैं, सब कुछ जान लिया है जी। और रात का तकरीबन 1 बज रहा होगा शायद, है ना? हम लोगों ने 12 बजे ये इंटरव्यू शुरू किया था, आपने कई कहानियाँ। बस एक चीज़ और बता दीजिए आखिर में कि जो नए लड़के हैं, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, उनके लिए क्या मैसेज है कि भाई किस तरह से, किस चीज़ से घबराना नहीं है और क्या क्या करना है? जी सर, उनके लिए मेरे पास मतलब 2-3 मैसेज हैं, कुछ जनरल हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं। जैसे स्पेसिफिक में ये है कि जैसे आप जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, आप डिफेंस के लिए कर रहे हैं, तो एक तो यह है कि जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा ये रीजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप वो चीज़ क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप बिना किसी रीजन की तैयारी कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद में आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, जब तक कि आपका वो जो रीजन है जिसकी वजह से आप परस्यू कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग ना हो। वो जो रीजन है वो आपको टाइम टाइम पर इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप जो हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं वो वॉर्स फेसिंग हैं, वो आप मतलब वॉर्स परस्यूइंग हैं। तो पहले तो आपका रीजन और आप कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी, और दूसरा फिर अगर ये आपको पता हो गया तो फिर आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि क्या मेरे सोर्सेज रहेंगे, क्या मेरी गाइडेंस रहेगी, अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो कोचिंग कहाँ रहेगी, वो अपने आप में, क्योंकि ये इन्फोडेमिक एरा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की इतनी बॉम्बार्डमेंट है कि सही चीज़ क्या है वो अपने आप में कलेक्ट करने में बड़ी डिफिकल्टी फेस होती है। तो ऑथेंटिक चीज़ों को जुटा पाना ये दूसरी बड़ी चैलेंज है। तो ऑथेंटिक सोर्स रहे जो प्रिसाइज और कंसाइज रहें। फिर अगली डिफिकल्टी आती है कि प्रोसेस भी हमारी क्लियर हो गई, फिर उस प्रोसेस में ऑनेस्टी रखना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की एक लाइन है वो जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि आप अपनी जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रखिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, जो कि गीता का भी मैसेज है कि कर्म करते रहिए, अपनी प्रोसेस को ऑनेस्टली आप फॉलो कीजिए, रिजल्ट विल फॉलो सून, रिजल्ट आएगा। तो MS धोनी की ये लाइन है जो हमेशा इंस्पायर करती है, और मेरा भी यही मानना है कि आपकी प्रोसेस अगर ऑनेस्ट है, आपने ईमानदारी से मेहनत की है, जैसे सत्यमेव जयते है भी, तो कि सत्य की हमेशा जीत होती है, तो एक दिन आपका हार्ड वर्क जरूर पे करता है। सभी से मेरा यही कहना है कि आप अपनी प्रोसेस में ईमानदार रहिए, अपने गोल के लिए सजग रहिए, अपने गोल की बारे में जानकारी रखिए, मेहनत करते रहिए। जो चैलेंजेज है, चैलेंजेज आएंगे, अकेले हो सकता है कि हमको दिक्कत हो, लेकिन टुगेदर वी शैल ओवरकम दिस। हम होंगे कामयाब वाली फीलिंग है कि एक साथ मिलके हम कर लेंगे। तो आपके दोस्त, आपके परिजन, आपके जो हित, जो शुभचिंतक है, आप उनसे हमेशा टच में रहिए, आप मिलके वो हार्ड से फेस कर लेंगे, उनके आगे गिव अप नहीं करना है। कई बार ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जहाँ लगेगा कि छोड़ दें, अब नहीं होगा, वैसे मूवमेंट्स में अपने आप को बना के रखना, अपने आप को टूटने से बचने देना, ये बड़ा चैलेंज है। अगर आप ये फेस कर जाते हैं तो सफलता मुझे लगता है कि ज़रूर मिलती है। अच्छा, गाना, खाना, फिल्म, एक्टर, एक्ट्रेस, जी, कौन कौन से पसंद? फिल्म सर, फिल्म, नो डाउट सर। फिल्म कौन सी? सर बॉलीवुड की जो भी मूवीज आती हैं, मतलब आज आई तो मेरा ये इंस्टेंट रिएक्शन रहती है कि आज या कल में मैं देख लूँ। फैन किसके हैं? मैं सर बॉलीवुड में सर अजय देवगन सर, अक्षय कुमार सर
और जॉन अब्राहम सर। और गाना कौन सा हाँ पसंद सर, है? मनोज वाजपेयी सर और के मेनन। एक्टिंग मुझे जो इंस्पायर करती है, मतलब जिनकी एक्टिंग मुझे लगता है कि ये वाकई मतलब काबिल तारीफ है, के मेनन सर। उनकी जो आंखें हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम जैसे होता है ना, करिश्मेटिक वो पर्सनैलिटी रखते हैं नसीरुद्दीन शाह सर और मनोज वाजपेयी सर। और गाना कौन सा पसंद है? गाने बॉलीवुड के जो 90s के, जैसे उदित नारायण सर मेरे फेवरेट सिंगर में से एक हैं, कुमार सानू सर, सोनू निगम सर और अरिजीत सिंह। खाने में? खाने में सर मुझे मतलब जो पकवान हैं, जो जैसे कचौड़ी होती है और साग और मक्के की रोटी मेरा फेवरेट है। एक्ट्रेस बता दीजिए। एक्ट्रेस में इसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना नहीं पड़ेगा, वो है कृति सेनन है। कृति सेनन है। मतलब खूब जो है फिल्में देखी जी सर, एकदम। मतलब यही है कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ लाइफ को एंजॉय करते रहिए, मतलब अपने आप को बोरिंग नहीं बना दीजिए। ये सर मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि आप जो कर रहे हैं ना, आप उसको दिल से करिए। उसके साथ साथ आप जो अपनी दोस्त हैं, उन दोस्तों के साथ उसको मूवमेंट्स को हमेशा जीते रहें, मतलब एक मशीन नहीं बन जाना है। खाने में आपने बताया? हाँ, साग और मक्के की रोटी और पकवान, वो जो कचौड़ी। अच्छा, पढ़ाई कहाँ कहाँ से की आपने, इसके बारे में बता। स्कूलिंग मेरी कक्षा 8 तक मेरे ननिहाल में हुई थी। कहाँ पर? ये है खुर्जा है, खुर्जा के पास में गांव है रूपवास पचगाई, वहाँ से TR जूनियर हाई स्कूल से। उसके बाद में सर 9th से 12th जवाहर नवोदय विद्यालय बुलंदशहर से हुई थी। ग्रेजुएशन मेरी हुई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में सर मास्टर्स के लिए मैं JNU गया था, ज्योग्राफी से मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। 2 सेमेस्टर तक मैंने वहाँ पे अपनी मतलब मास्टर्स को परस्यू किया था। लेकिन उसके बाद में जैसे मास्टर्स में कर रहा था तो JNU का एक रूल है कि अगर आप वहाँ से मास्टर्स कर रहे हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आप चाह रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आप नहीं मतलब बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि आपको 5 से 7 घंटे आपके जो मास्टर्स है उसके लिए देने पड़ते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट जैसे पहले से ही एकदम क्लियर था, मेरा गोल कि हमको UPSC करनी है, तो वैसे में मैं दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहा था। और मुझे लग रहा था कि 2 नाव पर पैर रख के चलना अपने आप में अकलमंदी वाली बात नहीं है, तो मैंने वहाँ पे मास्टर्स को छोड़ दिया था 2 सेमेस्टर्स के बाद में। फिर मैंने अपनी ये UPSC CSE को परस्यू किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई, बहुत तफसील से बातें हुई, आपने तकरीबन हर बात का बहुत तफसील से जवाब दिया है। तो आपने देखा कि आंखों में आंसू भी आए कई कहानियां बताते हुए, बताया कि कंटेंट राइटर की जॉब क्यों की थी, है ना, और ये भी बताया कि दोस्त की कितनी अहमियत होती है और कैसे आपको तैयारी करनी है। और हाँ, 17-18 घंटे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, ये अब मिथक है। हाँ, तो ये सारे सवाल और भी कई चीज़ें पूछी हैं, सब कुछ बताया है पवन जी ने। और ये भी बताया है कि घर के लिए क्या करने वाले हैं, माता जी के लिए क्या करने वाले। माता जी के लिए साड़ी वाड़ी लेके जा रहे हैं एकदम सर, मतलब तैयारी हो सभी लोगों को कपड़े हैं। ये जो है इसमें वही सब है? नहीं सर, ये तो मतलब मेरा है कि जब लफ्सना मसूरी जाना पड़ेगा तो उसके लिए है ये तो। अच्छा। माता जी के लिए जैसे ही सैलरी मिलेगी, माता जी हैं मेरी बहनें हैं, उनके लिए मतलब कपड़े वपड़े लेके जाना है। और यही है सर, और मेरे मामा नानी नाना हैं, उन सबके लिए सारी चीज़ें करनी तो तैयारी पूरी हो चुकी है। और इस तैयारी के बीच अब हम जो है ये भी कोशिश करेंगे कि पवन जी की माताजी और पिताजी के मन में क्या भाव चल रहे हैं वो भी समझाएं। और ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया रजत ने, कि बहुत तफसील से किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से देख रहे हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया, और देखते रहिए दिल ललंटा।